फेल होना इंडिया में इससे बड़ा कोई गुनाह आपके साथ नहीं हो सकता कि आपको जो है दुनिया लेबल कर देगी कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप बिल्कुल बकवास हो, आप बेकार हो। फेल होने का मतलब है आप जो है ना रहो तो ही अच्छा है। यूएस में बिजनेस बनाना कैसे डिफरेंट है इंडिया में बिजनेस बनाने से? अगर आप यूएस में स्टार्टअप कर रहे हो, दिस एक्चुअली एन इकोसिस्टम। आपको उसी एरिया के अंदर ना इन्वेस्टर मिल जाएगा, उसी में एडवाइजर मिल जाएगा, एम्प्लॉयज भी वहीं पे मिल जाएंगे, आपको कस्टमर मिल जाएगा। वेरी सिंपल बेसिक एक्चुअली। लोग रिस्क तो लेने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उनका रिस्क लेने की एपेटाइट एक साल से ज्यादा नहीं होती। सपोर्ट नहीं है ना। अगर आप जाओगे अभी बोलोगे मुझको लोन चाहिए, कार्ड चाहिए, या मुझको पेमेंट नहीं करोगे कार्ड की, तभी लोग पीछे लग जाएंगे, आपके सब ले जाएंगे आपसे, है ना। बाहर ऐसा नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है। आप नहीं दोगे तो आपको सिर्फ थोड़ा सिबिल आपका खराब हो गया ऐसे, लेकिन आपको तंग नहीं करेंगे। यहाँ वो सब कुछ है। So I was looking at couple of startups जो बहुत बड़े बड़े हुए और बहुत ज़्यादा जल्दी उनकी वैल्यूएशन थ्रैश होते गई। WeWork was one, Uber was one, Coinbase Crypto was another। क्यों ऐसा लगा कि ऐसा हुआ? क्या हुआ? हाइपर वैल्यू ने इनका काम खराब करा। अगर आपकी वैल्यू $1 बिलियन है, आपको 100 मिलियन तो रेवेन्यू बनाना बनता है ना। आपका रेवेन्यू 20 है, आप बैठे बिलियन पे, कौन देगा आपको पैसे? तो आई थिंक वो जो है हो रहा है हर जगह, और वो सब अब जो है क्रम्बलिंग इज ऑल कमिंग डाउन। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे गेस्ट के साथ है जो 12th में 2 बार फेल हुए, जिनको लाइफ में बहुत रिजेक्शन मिला, जिनको अपना ड्रीम जॉब भी नहीं मिला, जिनको अपना ड्रीम करियर नहीं मिला, जिनको अपनी लाइफ में बैक टू बैक सिर्फ रिजेक्शन देखने को मिला, और आज वो एक बहुत सक्सेसफुल एंजल इन्वेस्टर हैं एंड एंटरप्रेन्योर हैं। वो है को फाउंडर ऑफ सिंप्लीफाइड अजय यादव, जो आज के हमारे गेस्ट हैं। इनके साथ हमने बात करी है कि क्यों पूरी दुनिया में एक कल्चर बन चुका है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लोग छोड़ के फ्रीलांसर बन रहे हैं और खुद के दम पे चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपका भी वही थॉट है तो कैसे आप कुछ खुद स्टार्ट कर सकते हो एआई की मदद से, कैसे आप एक बेटर क्रिएटर बन सकते हो, बेटर फ्रीलांसर बन सकते हो, कैसे आप ये देख सकते हो कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड कौन सी ऐसी हाई पेइंग स्किल्स है जिनको सीख के आप बहुत बड़े बन जाओगे इस कंट्री में। हमने एक इंडिविजुअल एक्सीलेंस पे बात करी है, देश में क्या चल रहा है उस पे बात करी है, एंड कैसे आप और मैं एक छोटी सी 5,000 रुपये की सैलरी से खुद अपने दम पे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख पर मंथ तक कमा सकते हैं एज एन इंडिविजुअल बाय लर्निंग गुड स्किल्स। एंजॉय टुडे शो, बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा इंसाइटफुल पर्सन बन सकें। एंड इस एपिसोड का पूरा एक्सपीरियंस ऑडियो में अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। तो अगर किसी को भी बड़ा बिजनेस बनाना है तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स अकॉर्डिंग टू यू, दैट्स यू जस्ट सेड राइट नाउ। नंबर 1, कंपनी से इमोशनली अटैच नहीं होना, आउटकम से इमोशनली अटैच हो जाओ। इफ दैट्स अ वर्ड, कि आउटकम क्या आने वाला है, क्योंकि आउटकम से करोगे तो ज़्यादा लॉजिकली सोचोगे, ज़्यादा अच्छे से सोचोगे। दैट इज़ 1। सेकेंड इज़, क्या किसी बड़े मार्केट में, लार्ज मार्केट में एक बड़ा प्रोडक्ट बना सकते हो कि नहीं। छोटे मार्केट में ऑपरेट करने का कोई सेंस नहीं है। देखो, पहला क्या है कि आपको बिजनेस बनाना है। अब बहुत लोग बिजनेस बनाते हैं कि बिजनेस बनाना, लेकिन बिजनेस पैसा नहीं बनाता है। बिजनेस पैसे नहीं बनाता। ओके, बहुत लोग जो बिजनेस बनाते हैं वो बिजनेस जो है पैसा नहीं बनाता है। हाँ। वो बिजनेस नहीं है। ओके, आई थिंक वो शौक है। मतलब कोई हॉबी है, कुछ भी है, साइड गिग है, आप उसको जो भी कहो। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस बनाना है, तो बिजनेस को पैसा बनाना ही पड़ेगा। ओके, बिना पैसे के बिजनेस नहीं है। ट्रू। तो पहला आइडिया क्या है कि अगर आपको कोई भी आइडिया जिसमें लगता है कि लोग आपको पैसा नहीं देंगे, मैं कह रहा हूँ पहले दिन से, अगर आज मैं अपना सोचो मोमोज ही बेचता हूँ, आप बनाओगे, कोई आएगा उसको लेगा, ठीक है ना, और आप देखते हो कि लोग बनाते हैं, कई साल लग जाते हैं, बनाते रहते हैं, कोई टेक कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना ही रहे हैं और कोई पैसे देने को राजी नहीं है, वो फेल ही होगा, मोस्ट लाइकली फेल ही होगा। वो होगा आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल, मतलब कहीं ना कहीं जाके वो होना ही फेल है। और दूसरा लोग क्या करते हैं कि आइडिया ढूंढेंगे जो मुझको पसंद है, यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब मुझको ना बहुत प्यार है इस आइडिया से, मतलब बहुत पैशन है आइडिया के अंदर, मुझको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और ये बहुत ही छोटा मतलब इसका मार्केट है, मतलब क्या मानो कि आपने 2 ब्लॉक बाय 2 ब्लॉक में एक छोटी सी सिटी में कुछ कर लिया, उसका कोई बड़ा मार्केट नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो कि छोटी सी मार्केट में छोटे से आइडिया को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसका आउटकम छोटा ही होगा, मतलब जितना भी उसको खींच लो वो छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको
एक्चुअल में कुछ बड़ा करना है तो आप जो है सबसे बड़ी मार्केट देखो, उसमें छोटा सा रोल प्ले करो, सबसे बड़ी मार्केट में छोटा सा। तो ऐसे बड़ा मार्केट देखते कैसे, पता कैसे चलता है कौन सा बड़ा मार्केट है कौन सा छोटा मार्केट है? आई थिंक वेरी सिंपल राइट। अगर आप देखो कि जैसे डिज़ाइन हो गया आपका, ठीक है ना, हर बंदे को डिज़ाइन करना है, चाहे वो बर्थडे का कार्ड हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे फ्लायर हो, चाहे वो वीडियो भी हो, मतलब किसी ना किसी तरह का ग्राफिक आपको बनाना ही पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए। अभी व्हाट्सएप पे देखते हो कि वो लोग करते हैं ना क्या, वो फॉरवर्ड जो करते हैं, कितने जिप्स आते हैं, हाँ, कितने फॉरवर्ड में क्या इमेज आती है ना, हाँ, हर बंदा मतलब देखो तो वही सेम फॉरवर्ड लाखों मिलियंस को सेम चल रहा है, क्या है ग्राफिक है ना। अगर आपको फॉरवर्ड मैच इतने आते हैं तो आपने कभी सोचा नहीं अरे सब ग्राफिक बना रहे हैं? अगर सब लोग ग्राफिक ही बना रहे हैं तो बिजनेस नहीं है, मतलब मार्केट ना, मतलब कई 100 मिलियन लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कई 100। और अभी तो हमने वो एक्सपैंड अभी देखा भी नहीं कि लोग कितने लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। So that's why the design is big market. What are the other markets? कौन से ऐसे अलग अलग मार्केट्स हैं जहाँ पे यू फील की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है या बहुत बड़ा मार्केट है? लेट्स से अपॉर्चुनिटी बाद में बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस मार्केट में हम ऑपरेट करते हैं या जो भी जिसके बारे में पढ़ता हूँ सोचता हूँ या जिस जगह पे मैं हूँ, मैं बायस हो जाता हूँ कि वही मार्केट बड़ा है, बिकॉज मुझे लगता है मेरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा वो बड़ा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट दिस वे, कंटेंट, मतलब कंटेंट बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि लाखों लोगों को तो कंटेंट सुनना है, हर किसी को पढ़ने की ज़रूरत है, हर किसी को इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, तो उन्हें तो ऐसे एजुकेशनल पॉडकास्ट देखने चाहिए। कितना बड़ा मार्केट है, 1.4 बिलियन पीपल इन इंडिया, राइट? पर रियलिटी क्या होती है वो बहुत डिफरेंट होती है वर्सेस आई डोंट नो वेदर कंटेंट बड़ा मार्केट है नहीं है, मैं आस्किंग यू कि कैसे होता है? आई थिंक क्या ना, मतलब अगर आप बिजनेस के बारे में सोचो तो गो मे बी लाइक अ लेयर बिलो एक्चुअली। सोचो कि मुझको अगर मैं उठता हूँ सुबह तो आप कॉफ़ी या चाय पियोगे। आई थिंक लुक इन टू थिंग्स जो डेली होती है, मतलब बेसिक ऑफ द बेसिक। मतलब आई थिंक व्हेन यू थिंक ऑफ आइडियाज़, मतलब बेसिक क्या हो रहा है, सुबह उठे आपने जो है कॉफ़ी या चाय पीनी है, बहुत बड़ा मार्केट है। पहली चीज़, आप चाय एक बार नहीं पीते हो, कई बार पीते हो। कॉफ़ी आप एक बार नहीं पीते हो, आप कई बार पीते हो। और कब तक पीते हो? ज़िंदगी भर पीते हो। बहुत ही बड़ा मार्केट है, मतलब एकदम बेसिक का बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। सेम कहानी आप अप्लाई करोगे, अगर आपको जॉब चाहिए आप कहने की जॉब जरूर अप्लाई करोगे। बहुत बड़ा मार्केट है, सबको काम चाहिए, वो चाहे जॉब ढूंढने का हो चाहे जॉब दिलाने का हो, वो भी। तो आई थिंक जितना बेसिक पे रहोगे ना, जैसे डिज़ाइन कैसे बोला, लेकिन राइटिंग का कैसे हो गया, सबको लिखना है, ईमेल लिखना है, मैसेज लिखना है, एड कॉपी लिखना है, पर्सनल कुछ भी, बहुत बड़ा मार्केट है। आई थिंक जो भी चीज़ें अगर कुछ नहीं आता ना, कि एक्सपर्टीज़ नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप अपने आसपास देखो कि हम लोग डेली क्या करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब नेसेसिटी है मेरी और हर बंदा कर रहा है कम से कम, वही बड़ा मार्केट है। बट उस मार्केट में बहुत फिर क्लटर्ड भी तो होता है। जैसे अगर मैं चाय और कॉफ़ी बनाने जाता हूँ तो इतना क्लटर्ड मार्केट है, मैं कैसे बनाऊंगा कुछ नया, क्या करूँगा इसमें? आई थिंक वो और भी अच्छा है जो हमको जो सिखाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में। आप एक्चुअली वो बिज़नेस करो जो और लोग कर रहे हैं, बहुत ही कंपेरेटिव है भाई। उसके करने से क्या है कि आपको ऑलरेडी सब लोगों ने बताया है कि मार्केट एग्जिस्ट करता है। सोचो ना, आपने कोई सोचो कि वो क्या चाय को पीता नहीं है और आपको बोलना है क्या चाय का वो जो है बिजनेस खोलना है, पीता तो कोई है नहीं है ना, तो रिस्क पूरा हाई है आपका। अगर सभी लोग करते हैं दैट मीन्स उसी के अंदर कुछ लोग हैं जिसको इस तरह का कॉफ़ी पसंद है या चाय पसंद है। सेम कहानी राइटिंग का हो गया, डिज़ाइन का हो गया, मतलब सबको किसी तरह कुछ ना कुछ पसंद है। अभी आप जाते हो स्टोर के अंदर, किसी को कुछ तरह के कपड़े पसंद है, किसी को कुछ तरह के कपड़े पसंद है, ऐसा नहीं कि सबको एक ही तरह के पसंद है। तो आई थिंक आप सब लोगों को अपने तरह से कुछ देखना है जिसमें मेरा कनेक्शन हो या मेरा कोई कलर हो या मेरी कोई मेमोरी मेरी किसी से कोई रिमाइंड करती है, कोई टेस्ट हो। तो अपनी वो प्रेफरेंस के ऊपर आई थिंक ऑप्शंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसका मतलब कि बिजनेस अगर है काफ़ी सारे तो उसमें भी बिजनेस करो, लेकिन फिर उसमें बहुत पैसा नहीं लग जाता है। लाइक आई एम जस्ट टिपिकली एक आइडिया पकड़ते हैं, सिंपल आइडिया। मान लो अगर आप डिज़ाइन की बात कर रहे हो या चाय की बात कर रहे हो, अब टाटा टी ऑलरेडी है, राइट? टाटा टी को मैं कैसे बीट करूँगा? मतलब इट्स ऑलरेडी देयर, टाटा टी है, यूनिलीवर उसमें प्रेजेंट है, वाघ बकरी उसमें प्रेजेंट है, कॉफ़ी में देयर नेस्कैफे, ब्रू। तो मतलब मैं लड़ने जाऊँगा तो मुझे 10,000 करोड़ चाहिए स्टैंड होने के लिए मार्केट में। लेकिन एक्चुअली में नहीं चाहिए। एक्चुअली में आपको क्या चाहिए कि आपको स्टैंड आउट करना है एक छोटी सी, उसमें क्या ना वही गेम है। अगर बड़ा मार्केट है आपको बहुत ही छोटे से शुरू करना है। आप सोचो कि मतलब आपको सिर्फ 10 लोगों को खुश करना है। एक तरह की कॉफ़ी बनाते हैं जो इन 10 लोगों को पसंद है, ओके ना। वो सिर्फ पहले 10 लोगों को ढूंढो, उनको अच्छा लगेगा तो फिर 10 के 100 होंगे, 100 के 1000 होंगे, 1000 के 10,000 लाख। एंड आई थिंक
आपको बढ़ता रहेगा। लेकिन फोकस क्या है मेरा कि छोटे से छोटे को खुश करके अपना मैं वहाँ पे सामान बेचना शुरू करूँ। सेम अगर डिज़ाइन आप देखोगे, अभी कैनवा भी यूज़ करता है, अडोबी भी करता है, सिंप्लीफाइड भी करता है। और लोग क्या करते हैं कि कोई सोचता है कि अडोबी बहुत कॉम्प्लेक्स है, यार मुझको सारे स्किल्स नहीं आते तो मैं कैनवा पे आता हूँ। हाँ, अभी लोग है ना, आपने बोला ना अभी वो तो है ही ना, तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी कैनवा में क्या लोग बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा टेम्पलेट हो गया, बहुत वो भी कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले आसान था वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, अब सिंप्लीफाइड है। अब मिलियंस से लोग सिंप्लीफाइड यूज़ करते हैं, क्यों? उनको वो लगता है कि वो आसान है, वो नया है, वो बेहतर है। तो एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा है। आई थिंक आप क्या कर रहे हो कि उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनको वो चाहिए था, वो अब तक ऑफरिंग नहीं मिला। जो अडोबी पे था वो लोगों को नहीं चाहिए। कुछ लोगों को भाई नहीं सीखना है, नहीं स्किल करना है, मुझे नहीं जाना है स्कूल, मुझको नहीं चाहिए, मुझे नहीं एक्सपर्ट बनना है, मुझे सिर्फ टेम्पलेट दो। वो नहीं मिल रहा है ना, कैनवा ने दिया, बड़ा बन गया। अब कैनवा पे जो नहीं मिल रहा है, सिंप्लीफाइड ने दिया, सिंप्लीफाइड बड़ा बनेगा। तो अल्टीमेटली यू कैन स्टार्ट वेरी वेरी स्मॉल। सो आई विल टेल यू हाउ, क्योंकि मैंने भी एक सिमिलर चीज़ करी। परफ्यूम हमने निकाली रिसेंटली, ब्लैंको विथ किंग, ठीक है। तो ब्लैंको निकाली, उसमें हमारा जो नया वेरिएंट है वो है ब्लैंको लेजेंड, और लेजेंड परफ्यूम है फॉर डेट नाइट। सो नॉर्मल परफ्यूम आपके लिए ठीक है, दिन भर दे के लिए जाते हो, इतनी सारी परफ्यूम्स है, बट ये परफ्यूम स्पेसिफिकली डेट नाइट पे बनी है। तो एकदम नीश में डेट नाइट पे। एंड ये एक्चुअली हमने ना 10,000 विमेन का डेटा उठाया कि उनको कौन से नोट्स पसंद है, कौन से नहीं पसंद है, क्या पसंद है उनके पार्टनर पे स्पेल करना, उसके बेसिस पे हमने ये परफ्यूम बनाया। एंड वो सिर्फ एक नीश में बनाया, एंड दैट्स व्हाई द परफ्यूम इज डूइंग रियली वेल। Exactly वही छोटा सा पकड़ोगे ना, I think when you do that one then you can grow it actually. Okay, let's go backtrack a little bit क्योंकि अब थोड़ा बहुत आगे आ गए। स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में। टेल मी कि आपकी स्टोरी क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई? US तो मुझे लगता है कि आई थिंक मैं गलती से ही चला गया। गलती से मतलब मुझे लगता है मैं जाना ही नहीं चाहिए था, वो ये पता नहीं कैसे हो गया। ओके। क्योंकि मेरा क्या था कि शुरू से अपना दिल्ली में पले बड़े, और यहाँ पे अपना था कि मेरा बस 12th जो है मेरा 2 बार फेल हो गया। 12th 2 बार फेल हो गया? एक कॉमर्स में, साइंस में थे? साइंस में था। ओके। और साइंस ही करना था, ऐसे एक साइंस कंप्यूटर का शौक था, कंप्यूटर सब कुछ करना था। 2 बार जो है फेल हो गया। यार मुझे लगा एक बार तो चलो चलता है, 2 बार फेल कैसे हो गए? खुद को लगता है। और 2 बार में क्या है कि एक बार फेल होने के बाद लगता है कि आप तो मतलब बिल्कुल नकारा हो। मतलब था घर में तो छोड़ो, मतलब कि चाचा था, मतलब मामा, सब अंकल सब नहीं, तो भाई आपका टाइम आ गया, आप चपड़ासी बाप बन जाओगे। क्योंकि हमारे बच्चे तो सारे ठीक है, आप तो फेलियर हो। आई थिंक आपका कुछ नहीं हो सकता। उसको करके सेकंड बार भी फेल हो गए। भाई पहले तो ठीक है, हो गए, गलती से हो गए, है ना, दूसरी बार भी हो गए। और पहली बार भी फेल कैसे हुआ, मुझे कुछ दोस्त ऐसे मिले जो 11वीं क्लास में बोला कि एक काम करते हैं, सेलफोन का बिजनेस बना लेते हैं। सेलफोन का बिजनेस बना लिया? हाँ, मतलब ये गफ्फार मार्केट की बात है। अच्छा, ओके। आई थिंक मैंने कभी शेयर नहीं करा कभी भी। तो 11वीं में बोलते हैं कि एक काम करते हैं, गफ्फार से जाके फ़ोन खरीदते हैं, जो ठीक ठीक होंगे साफ करके उनको अपना मार्जिन में बेच देंगे स्कूल के अंदर ही। तो वो लोग हम लोग करते थे। फ़ोन तो कभी बिका नहीं। फेल जरूर हो गए। तो गफ्फार मारते थे, सेकेंड हैंड फोन खरीदते? हाँ, फोन तो मिले, वो फोन मतलब अपने ही काम आए बाद में। फोन नहीं बिके, लेकिन फोन नहीं बिके, और उस गफ्फार में जाना आना और ढूंढना लोगों को, वो पढ़ाई तो उसमें नहीं हुई। और लिटरली जो है भाई अपना फेल एक बार हो गए। एक बार के बाद अब दूसरे स्कूल, उसमें तो जाना नहीं है स्कूल में, आप कैसे जाओगे? जो 11वीं के बच्चे वो 12वीं में आ गए, हम 12वीं वाले बैठे उनके साथ, तो वो तो तो करना ही नहीं था। थोड़ी शर्म आती है कि नहीं? बहुत शर्म आती है। तो अपना निकल के वहाँ से कहीं और 3rd क्लास में चले गए, कि एटलीस्ट कम से कम पास हो जाए। सेकेंड बार भी फेल हो गए। तीसरी बार ऐसा हुआ कि मैंने जो है मतलब सिक्योर करने के लिए, तो मैं सोचा कि यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बेइज्जती हर जगह से हो रही है। मतलब घर में तो हो ही रही है, रिश्तेदार में बेइज्जती हो रही है, अब तो लगता है पड़ोसी में, मतलब हर जगह बेइज्जती है। दोस्त जो चले गए, जो कुछ कर चुके हैं, कॉलेज चले गए, हम तो मतलब यहीं पे फंसे रह गए। बस सेकेंड ईयर में पहुँच गए तो अब। हाँ, मतलब बहुत बड़ा, मतलब फेल, आई थिंक फेल होना इंडिया में, आई थिंक, और आप अगर सोचो कि आपकी उम्र 15 से 18 के बीच है, आई थिंक इससे बड़ा कोई गुनाह आपके साथ नहीं हो सकता है। फेल होने का मतलब है कि आपको जो है दुनिया लेबल कर देगी कि आप बिल्कुल, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप कुछ हो ही नहीं, आप बिल्कुल बकवास हो, आप बेकार हो, आपके इसके कुछ नहीं। फेल होने का मतलब है आप जो है अगर ना रहो तो ही अच्छा है। आई थिंक ऐसा है, ना आई थिंक लोग आसपास कैसा फील बहुत एकदम ऐसा फील कराते हैं। आई थिंक क्योंकि छोटे में क्या पता, जो ट्रॉमा जो आपके होता है ना,
उसको समझाना भी बहुत मुश्किल है कि आप उस उम्र में, जो आपकी उम्र आप डेवलप कर रहे हो, टीनेज ईयर्स हैं, उसमें अगर आप ऐसा होता है, हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। हर बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा होता है जरूरी नहीं कि वो ध्यान लगाने में अच्छा हो, है ना। और जो कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, ये नहीं कि उसका मन करता है पढ़ने का। हो सकता है आप बहुत स्मार्ट हो, ध्यान भी लगता है, लेकिन मन नहीं करता है करने का, मुझको नहीं पढ़ना है ना। लेकिन सोसाइटी क्या है कि भाई आपको तो पढ़ना ही है, आपको टॉप ही आना है, सबको टॉप चाहिए, सबको 99% ही चाहिए, है ना। सबके बच्चों को लगता है कि आप फर्स्ट ही आ जाओ। तो उसमें था कि वो जो प्रेशर था ना, मुझे लगा एक काम करते हैं, भाग जाते हैं। तो मेरा प्लान था कि यहाँ से अपना ऑस्ट्रेलिया में भाग जाता हूँ, लाइक लिटरली अप्लाई करना शुरू करा स्कूलों में कि यहाँ से निकल जाते हैं। स्कूल्स में? हाँ, स्कूल्स में, मतलब 12वीं वहीं से करेंगे, तीसरी बार जो है वो वहीं से करेंगे। तो मेरे पापा ने मुझको पकड़ लिया, पता नहीं क्या प्लान था, कोई लेटर वेटर आ गया घर पे, वो बस पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि काम कर, अगर भागना ही है ना तो अमेरिका जा, तुझे अगर भागना ही है ना, और तेरे बस की यहाँ नहीं है कुछ करना, क्योंकि तू IIT में तो जाएगा नहीं ना, जैसे DC क्रैक होगा ना IIT क्रैक होगा, बस तुझसे क्रैक यहाँ कुछ नहीं होगा। तो अगर लगता है कि बिल्कुल ही है और भागना ही है तो भाग अमेरिका, क्योंकि शायद तू वहाँ कुछ हो जाए, यहाँ तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है। फिर 12वीं में लगा कि चलो ठीक है, कि भागना है और अमेरिका जाना है, तो एक काम करते हैं कि ओपन एग्ज़ाम देते हैं, डबल मतलब और पढ़ाई भी करते हैं। तो आई थिंक मैं दोनों से पास हुआ। मेरी 12वीं एक्चुअली में ओपन से और CBSE दोनों से पास हो गया, नाइस, बाय मार्जिन जिसे कहते हैं। और मेरा ऐसे फाइनली विक्ट्री। आई थिंक वो जो मोटिवेशन था ना कि यहाँ पे फेल हुए, किसी ने सपोर्ट नहीं करा है, आई थिंक ऐसे बस यहाँ से निकलना है, मोटिवेशन निकलने का था, पढ़ाई से कुछ नहीं है, यहाँ से भाग जाना। तो वो उसमें जो है बाय मार्जिन पास हो गए। पहली फ़्लाइट मेरी लाइफ की, पहली फ़्लाइट मेरी अमेरिका ही थी, और मुझे कुछ नहीं पता है फ़्लाइट क्या होता है, मैं पता ही नहीं कि फ़्लाइट में घुसते भी कैसे, कभी देखा ही नहीं। तो फ्लाइट में जाके आई जस्ट बैठ गया और सबको देखा कि सीट बेल्ट कैसे पहनते हैं, मतलब आसपास देख दाख के, 17 साल की उम्र थी तो कुछ पता नहीं है। तो आई थिंक करा के देख दाख के अपना कहीं ना कहीं के इंग्लिश भी बोलनी इतनी अच्छी नहीं आती थी, अपना जो है अमेरिका पहुंच गए। फिर वहाँ पे कौन से कॉलेज में गए, क्या किया अमेरिका में जाके, क्या किया? लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं अपना पेंसिल्वेनिया में था। तो पेंसिल्वेनिया में 6 महीना बिताया मैंने अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और वहाँ पे जो है इंग्लिश तो आता नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया? नहीं, पेंसिल्वेनिया में एक यूनिवर्सिटी था, गैनन यूनिवर्सिटी। ओके। हाँ, लेक एरी के पास एक गैनन यूनिवर्सिटी था, वहाँ मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो गया मेरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे भी क्या है कि मैं तीसरा इंडियन था पूरे अंडरग्रेड प्रोग्राम में, पूरे थर्ड इंडियन। वहाँ तो जाते ही नहीं इंडियन अंडरग्रेड में, ग्रेड में तो बहुत थे, जाते ही नहीं। और वो 2 तो मेरे सीनियर थे, और वहाँ पे क्या तो इंडियन से उनसे तो कुछ था नहीं इतना, लेकिन वो मिले। और आई थिंक मेरा था कि चलो मैं अकेला ही हूँ, इंग्लिश बोलनी आती नहीं है, यहाँ फंस गया, यहाँ से भागे कैसे, उसका लगता है कि बस घर जाना है, घर जाना। तो पापा ने बोला एक बार, तेरे अकाउंट में जो है मैंने पैसे डाल दिए, ठीक है, फ़्लाइट के पैसे तेरे पास है, जब तेरा मन करे फ़्लाइट बुक करा के आ जाना, ठीक है, लेकिन एक काम कर, हर दिन ट्राई कर, पैसे हैं तेरे पास, जब तेरा मन करे आ जा, एक दिन और ट्राई कर ले। उस बात के बाद 18 साल हो चुके हैं, एंड दैट वाज मतलब बहुत बढ़िया ट्रिक जो था मेरे माइंड में खेलना शुरू हुआ। मैंने कहा आज तो बहुत परेशान हूँ, मतलब मन करता चले जाऊँ, लेकिन पैसे हैं, कभी चला सकता हूँ, एक दिन और ट्राई कर लेता हूँ, एक दिन और ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक वो जो मोटिवेशन था ना कि एक दिन के, मतलब ये नहीं सोचा कि फिर स्कूल 4 साल में रहना है या 2 साल रहना है, 10 साल रहना है, वो सोचा ही नहीं, बस दिन के दिन देखा कि जिस दिन नहीं होगा उस दिन भाग जाएंगे। तो ऐसे रहा। उसके बाद मुझे एक कैफेटेरिया में एक बंदा मिला और मुझको बोलता है कि तुझे कुछ बनना है ना तो तू न्यूयॉर्क चला जा। अच्छा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसी दिन अप्लाई करा और अगले सेमेस्टर में मैं न्यूयॉर्क चला गया, और उसके बाद न्यूयॉर्क में मेरा कंपनी शुरू हुआ। इंडिया में यूजुअली बहुत जगह, एटलीस्ट पहले तो ऐसा होता था कि हमारी जनरेशन में चेंज हो रहा है, वेयर पीपल आर स्टिल एक्सेप्टिंग फेलियर्स, बट पहले ऐसा होता था कि अगर आपने बिजनेस किया और आप फेल हो गए तो सोसाइटी आपको टैग कर देगी कि तुम तो फेलियर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। एक जॉब अगर तुमको पसंद नहीं है और अगर तुम उस जॉब से निकाले गए या तुम निकल गए, कुछ हुआ, तो तुम्हें कोई और जॉब नहीं देगा कि तुम पुरानी जॉब से निकल गए, फेल हो गए, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट कि अकेडमी में फेल हुआ, कहीं पे भी अगर तुम फेल हो गए तो बहुत ही डरावनी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं लोग, क्योंकि ओवरऑल सोसाइटी तुम्हें टैग कर देती है, भाई तुम फेलियर हो, तुमसे कुछ नहीं हो, आपको मौका, सेकंड मौका नहीं मिलेगा, पहला ही देंगे। मतलब इसका मतलब कि गलती इंसान से हो ही नहीं सकती। ओके, टेल मी 1 or 2 थिंग्स कि
I want to understand what it takes to become successful. मतलब इट्स अ वेरी वेग क्वेश्चन, पर मेरे को ऐसा समझना है कि माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि अगर आपने 17-18 साल में देखा तो हम जो यूएस का बोलते हैं दैट सिलिकॉन वैली बूम जो पिछले 20-25 सालों में हुआ है, राइट, वहाँ बहुत मिलियनेयर्स मल्टी मिलियनेयर्स बन गए टेक्नोलॉजी की वजह से. तो आपने वहाँ देखा, तो यू आर इन सिलिकॉन वैली के आसपास कहाँ? न्यूयॉर्क में 15 साल. अच्छा, न्यूयॉर्क में. सो बैंकिंग, कैलिफोर्निया, लेकिन हाँ बैंकिंग एरिया के पास में. आई लिव्ड इन बे एरिया, मतलब सिलिकॉन वैली में 1 साल, मतलब 2 हफ्ते महीने का. ओके, हाँ. सो मतलब यू सीन द होल इकोसिस्टम, राइट. और वहाँ पे यूएस में हम बोलते हैं कि बहुत सारे मिलियनेयर्स मल्टी मिलियनेयर्स बने इसी पिछले 20 सालों में. तो बहुत पैसा बटने लग गया यूएस में. वहाँ पे जो इनकम इनइक्वालिटी थी वो बहुत कम होने लग गई, एटलीस्ट इन द लास्ट टाइम. तो पहले कैसा होता था कि कुछ बिलियनर्स है वो दुनिया चला रहे हैं. अब बिलियनर्स तो है वो मल्टी बिलियनर्स बन गए, लेकिन बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स भी बन गए. मतलब करोड़ों रुपए बहुत लोगों के पास आ गए, राइट. और वो बोल रहे हैं वो सेम एरा इंडिया का अब स्टार्ट हो रहा है कि अगले 10-12 साल में इंडिया में बहुत लोग करोड़पति बनने वाले हैं, इंडिया में भी पैसा बटने वाला है, राइट. सो क्या देखा ऐसा कोई पैटर्न यूएस में जिसकी वजह से आपको लगा कि यार ये 20-25 साल में इतने लोग पैसे बने? तो किन लोगों ने पैसे बनाए और किन लोगों ने नहीं बनाए, ताकि हम उनसे लेसन सीख के इंडिया में वैसा कुछ कर पाए? असल में क्या है ना कि जितनी भी जो पहली सेट ऑफ कंपनीज है ना, जैसे कि आपका या पेपैल हो गया, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट भी हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, जितनी भी अर्ली जो कंपनीज हैं, चाहे इंटेल भी हो गया, जितनी भी पहली जो कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉयज़ ने काम करा, उनके पास ESOPs से, ठीक है ना, आपका वहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस हो गया, एम्प्लॉय ऑप्शंस. तो अगर आपके पास, यहाँ से शुरू होता है, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP देती है इसका मतलब वो बोलती है कि मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप भी सक्सेसफुल रहो. कंपनी ही नहीं पैसा बनाएगी, मैं ही नहीं पैसा बनाऊँगा, आप भी बनाओ. और जब वो कंपनी पब्लिक गई या बिकी या कुछ भी हुआ, M&A हुआ, उसमें जो है वो जो पैसा आया, अब बोलता है मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, अब मैं अपना कंपनी शुरू करता हूँ. तो क्या हुआ, उसने लोग हायर करे, उसने फिर सेम वो करा जिनको हायर करा कि मैं अब इनको ESOP देता हूँ. ESOP क्या होता है? जस्ट फॉर एवरी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल, ठीक है ना. मतलब कि अगर आप कंपनी में काम करते हो तो आपको तो सैलरी मिलती है, और दूसरा आपको बोलोगे कि भाई मैं आपको स्टॉक ऑप्शन भी दूंगा, मतलब कि आपके पास ऑप्शन है स्टॉक बाय करने का, कंपनी की इक्विटी, हाँ, कंपनी की इक्विटी बाय करने का. तो आप जिस जगह काम ही कर रहे हो, अगर कंपनी बड़ी बनती है तो भाई मुझे भी उसकी कुछ इक्विटी चाहिए, स्टॉक चाहिए, तो आप पे ऑप्शन देगा, आप उसको बाय कर सकते हो. कि आज 1000 रुपए की कंपनी है, जो भी, अब मुझे अगर 100 रुपए कंपनी ने दे दी एग्जाम्पल, तो कल जब 100 करोड़ की बनेगी तो भाई मेरे पास भी 10 करोड़, मेरा 100 क्या पता क्या हो जाए, लाखों करोड़ जो भी है, मेरा 10 करोड़ हो जाए, मेरा कुछ भी हो जाए. तो उसमें क्या है कि हर बंदे का पैसे बनाने का ऑप्शन है, मतलब पैसा बनेगा अगर कंपनी बढ़ेगी आगे, ठीक है ना. तो ये क्या ये पास ऑन होता गया. एक बंदे ने शुरू करी, एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा, उसने पैसा बनाया, फिर नई कंपनी शुरू करी, उसने नई एम्प्लॉय ज्वाइन करे. तो ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है ये डेवलप हुआ. एंड आई थिंक आई एम सीइंग द सेम थिंग इन इंडिया नाउ. फ्लिपकार्ट कर रहा है ना, और जो बाकी जो एम्प्लॉयज सारे जैसे पेपैल माफिया यूएस में, ऐसे इंडिया में फ्लिपकार्ट हो गया. लेकिन ऐसे कई सारे जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां आई थिंक इसमें, और जो इंडिया में जो फेसबुक भी था या माइक्रोसॉफ्ट भी था, वो लोग भी अपने आ गए हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट वाले वो भी अपना आ गए हैं. तो आई थिंक जिस तरह से इकोसिस्टम बढ़ेगा, पैसा बहुत बनेगा, एज लॉन्ग एज ये जो लोग हैं ना कंपनीज को ज्वाइन करे अर्ली. एक्चुअली अगर पैसा बन रहा है, लोगों को पता लग रहा है कि पैसा बन रहा है, तो अभी क्या रिस्क, क्योंकि इंडिया अभी क्या है कि सब लोग बोलते हैं, पेरेंट्स बोलेंगे भाई नौकरी करनी है आपको, मेरा बच्चा तो इस कंपनी में नौकरी कर रहा है, हम तो सेट है, वो भी सेट है ना. सिक्योरिटी, मतलब आप बोलेंगे सिक्योर है हमारे, मतलब फैमिली सिक्योर है. अब बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे तो स्टार्टअप में आना है. स्टार्टअप में क्या होता है अभी भी, मतलब अगर आप बोलो पेरेंट्स को तो ये वो नहीं बोलेंगे आपको स्टार्टअप में जाके भी काम करना है, क्योंकि रिस्की बहुत है ना, बहुत. आज से फंड निकलना ही है वो तो है ही है ना. मतलब अगर आप देखो जो रिपोर्ट अभी आई भी थी चार्ट मोगल की, उसमें आई थिंक 5% से लेस कंपनियां हैं जो एक्चुअली में कभी $1 मिलियन का ARR अचीव करती है. क्या बात कर रहे हैं? 5% से कम कंपनी है जो साल में 8 करोड़ रुपए से कम बनाती है. तो इसमें देखो कितने, मतलब जो 5 करोड़ 8 करोड़ से ज्यादा कमाती है वो 5% से कम कंपनी है. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वही रिपोर्ट आई है. इंडिया में नहीं, ग्लोबल है रिपोर्ट. तो आप ये देखो ना कि हम 5% में आते हैं सब लोग आते हैं, हम 5% में आते हैं, हम नहीं, हम ज्यादा कमाते हैं 1 मिलियन ARR से. अच्छा, वो बढ़िया. अगर तुम ये कर लिया तो मतलब हो गया ना. हम टॉप 5% में. नहीं, हम लोग तो अब सोचो कितने लोग पैसा नहीं बनाते हैं. मतलब ये तो अभी बोला है कि 8 करोड़, मतलब उसके नीचे पैसा बनता ही नहीं है, ठीक है ना. तो 8 करोड़ तो देखने की बात है, मतलब पैसा कुछ 1 भी रुपये नहीं बनेगा. तो कंपनीज फेल लेफ्ट एंड राइट होती हैं. तो उसमें आपको नहीं चाहिए कि अपने बच्चे आपके स्टार्टअप में काम करें, तो बहुत हाईली रिस्की है, मतलब बहुत बड़ा रिस्क है. तो आई थिंक लोगों को वो रिस्क लेना पड़ेगा
अगर आप काम करोगे तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। तो ये जो साइकिल है हमको चाहिए कि चलता रहे, तब जाके इकोसिस्टम बनेगा। एंड आई थिंक तब जाके जो कई सारे करोड़पति बनने वाले हैं ये बनते रहेंगे और ये औरों को बनाते रहेंगे। अभी रिसेंटली आई हर्ड दिस स्टोरी ऑफ समवन कि उन्होंने एक ना इंडिया में बहुत अर्ली स्टेज पे एक अर्ली स्टार्टअप ज्वाइन किया। हाँ, ठीक है, और उनकी ही इज़ राइट नाउ CEO ऑफ अ डिविजन ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। आई थिंक आई कैन गेस इट, लेकिन आप बोलो। ओके ठीक है, तो कंपनी एडटेक में मैं बता दो बाद आगे सब। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट किया और वो US पहले वो स्टैनफोर्ड में उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, फिर INSEAD से MBA किया, तो काफ़ी पेडिग्री, और उन्होंने अपनी 2-3 करोड़ की जॉब छोड़ के ठीक है इधर इंडिया आ गए नॉर्मल जॉब करने स्टार्ट करने में। राइट, 8-9 साल पहले 8-9 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने जो उनको 2.5 करोड़ रुपए साल मिलने वाले थे, 2-2.5 करोड़ मान के चलो जो मिलने वाले थे, उसकी जगह जॉब कर ली 40-50 लाख में। बहुत बढ़िया। ठीक है, कि 50 लाख और बाकी पूरे स्टॉक्स ले लिए। ठीक है, अभी उस कंपनी के IPO पे ही विल मेक और ही मेड 600 करोड़। सो 8 साल में जो आदमी 50 लाख उसने 2.5 से 50 लाख किया, उसने 600 करोड़ कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ESOPs। लेकिन ये चॉइस है ना। अभी लोग क्या करते हैं कि आपको क्या है कि रिवॉर्ड तो बड़ा चाहिए लेकिन रिस्क नहीं लूंगा। वो मुझको रिस्क नहीं लेना है, लेकिन मुझको रिवॉर्ड बहुत बड़ा चाहिए, पैसा बहुत बनाना है। कैसे बनेगा? डू यू थिंक वन ऑफ द ऑप्शंस इज, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि लोग रेस्ट तो लेने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उनका अभी एट प्रेजेंट इन दिस कंट्री और स्पेसिफिकली जो स्कैर्सिटी कंट्री है उसमें रिस्क लेने की एपेटाइट 1 साल से ज़्यादा नहीं होती। नहीं है। हाँ, जैसे US में लोग 10-10 साल के विजन से रिस्क लेते हैं, चल ठीक है भाई 10 साल करूंगा मैं, 15 साल करूंगा और फिर देखेंगे। सपोर्ट नहीं है ना, सपोर्ट नहीं। अगर आप जाओगे अभी बोलो कि मुझको लोन चाहिए, कार्ड चाहिए, या मुझको अभी पेमेंट नहीं करोगे कार्ड की, तभी लोग पीछे लग जाएंगे आपके, सब ले जाएंगे आपसे, है ना। बाहर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा टच नहीं, आपको ऐसे कोई परेशान नहीं करता है। ओके, टेल मी मोर। अगर आपने लोन वगैरह लिया बाहर तो आपको लोग हरास नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे आपको, आपके घर भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा आपका। आप नहीं दोगे तो आपको सिर्फ थोड़ा या तो कॉल करेंगे या कोर्ट से भी आएगा, तो उसमें कुछ नहीं आपको करना, बैंकरप्सी फाइल कर दो। या नहीं भी होता, कुछ भी नहीं करना है तो कुछ नहीं आपका नहीं होगा, आपका सिर्फ क्रेडिट खराब हो जाएगा, सिबिल आपका खराब हो गया एज एन एग्जाम्पल। लेकिन आपको तंग नहीं करेंगे, टॉर्चर नहीं है, मेंटल हरासमेंट नहीं है, गाली गलौज नहीं है, वो सब नहीं है। यहाँ वो सब कुछ है। तो एग्जैक्टली सेफ्टी नहीं है ना, तो सेफ्टी नेट नहीं है तो रिस्क आप इतना नहीं ले पाएंगे। तो मतलब मैं अगर मैं इंडिया और अमेरिका 2 जगह मान लो मैंने क्रेडिट लोन लिया, ठीक है, लोन लिया, दोनों जगह मैंने लिया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, एग्जाम्पल मुझे बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए लोन दो और 50 लाख लेके मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा। मैंने ये US में लिया और मैं किसी वजह से 6 महीने बाद 50 लाख रुपए नहीं भर पाया, तो मैं उसकी किस्त जो है, जो EMI वो भरना बंद कर दूंगा। ठीक है, हाँ, मैंने वो बंद कर दिया तो मुझे कोई हरास करने नहीं आएगा, कोई मुझे कॉल नहीं करेंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, हाँ। और उसके बाद अगर वो ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है भर भी नहीं पाऊंगा, हाँ, तो मैं बैंक्रप्सी फाइल कर देता हूँ, हाँ, और बोलता हूँ कि सर मेरे से तो हो नहीं पाएगा, सॉरी, बंद कर दिया। कुछ नहीं होना आपका, राइट, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बार यहाँ पर लोन नहीं दिया, 7 साल के लिए आपका है, कुछ आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर आप $15 भी लोन ले जाओगे ना, वो भी नहीं देंगे आपको। क्यों? मतलब आपके क्रेडिट पे है ना, अगर स्कोर खत्म हो गया, स्कोर खत्म हो गया, आप अनरिलायबल हो। What went wrong? What do you feel? I want to ask you this question. जैसे so I was looking at couple of startups जो बहुत बड़े हुए और बहुत ज़्यादा जल्दी उनकी वैल्यूएशंस थ्रैश होते गई। Okay, WeWork was one, Uber was one, Coinbase Crypto was another, right? इन सब में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा पैसा लगा, इन्होंने बहुत मल्टी मिलियनियर्स भी बनाए और फिर ये फट गिरते गए। तो क्यों ऐसा लगा कि ये सब हो रहा था? आई थिंक इज वही कि अगर बिजनेस है तो पैसा, तो क्या हो रहा है कि आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती आई थिंक लोग करते हैं। मुझको पैसा उठाना है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, मेरा पहला राउंड जो है मैं उठाऊंगा, तो मेरा पहला राउंड रहेगा आपका, जैसे मैंने $1 मिलियन उठाया आपने 10 मिलियन पे, ठीक है। पहली बार जो आपका पैसा उठेगा ना, पहली बार आपको जो मन करता है वैसे पैसा डालो, जो आपका मन करता है, 1 में उठा लो, चाहे 100 मिलियन उठा लो, जो आपका मन, क्योंकि कंपनी की वैल्यू तो है नहीं है, आपको जो लगता है आप बोलोगे वैल्यू, ये तो 10 पे है, 20 पे है, जो भी है, ठीक है, कर लो, ठीक है। पहली बार में पैसा नहीं है ना, तो इन्वेस्टर क्या है कि आपकी कंपनी को जज नहीं कर पाता है, वो सिर्फ आपको जज कर रहा है, आपके भरोसे पे आपको पैसा मिल गया, क्योंकि टीम अच्छी है, आइडिया सॉलिड है, पैसा मिल गया। दूसरी बार क्या होता है, आपके कस्टमर होंगे, उसने कुछ आपको पैसा दिया होगा, अब जाके ना यूनिट इकोनॉमिक्स शुरू होती है
कि इसके पास इतने कस्टमर हैं, अगर इतने से इतने होंगे तो कितना पैसा बनेगा, इतने से इतने होने में मतलब अगर आपको जाना है 1 मिलियन रुपए तो कितना टाइम लगेगा, उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, माना 18 महीने आपको चाहिए, ठीक है ना। आप फिर फंडिंग लेने जाओगे तो अब जो आपकी वैल्यू होगी वो रेवेन्यू के ऊपर है। तो लोग गलती क्या कर, आई थिंक इन कंपनी में आई थिंक क्या हुआ, हाइपर वैल्यू ने इनका जो काम खराब करा वो हाइपर वैल्यू ने करा है। वो कभी वैल्यू में ग्रो कर ही नहीं पाए। अगर आपकी वैल्यू $1 बिलियन है, आपको 100 मिलियन तो रेवेन्यू बनाना बनता है ना, मतलब 10x भी लोगे अगर 100 तो चाहिए ना। आपका रेवेन्यू 20 है, आप बैठे बिलियन पे, कौन देगा आपको पैसे? तो बिलियन पे जाना ही नहीं चाहिए था। या तो आप बिलियन पे जाओ, पता है कि मेरे को 2-3 साल में मेरा रेवेन्यू हो जाएगा 100 मिलियन का, अगर हो ही नहीं पाएगा और टाइम लगेगा तो बिलियन पे जाना ही क्यों है? तो ये जो फाउंडर्स जो कभी कभी होता है ना, हमको लगता है कि सब लोग करते हैं कि मैं कम अपने कंपनी का कम दूंगा अपना इक्विटी, है ना, तो वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ। तो वो जो बैटल है ना हमारे दिमाग में, वो बहुत दिमाग खराब कर दिया। तो उसमें क्या है कि हम लोग सोच रहे हैं बहुत अपने बारे में, थोड़ा सोचे अगर सबके बारे में, मतलब कि अपने लोगों के बारे में, जो टीम मेंबर्स के बारे में, इन्वेस्टर के बारे में। तो क्या है कि आप सोच रहे चल ठीक है, एक भी ज़्यादा है, हम नहीं कर पाएंगे, मतलब पता है कि नहीं कर पाएंगे, तो काम करते हैं आधे पे कर लेते हैं, मे बी हम लोग उसको वैल्यू को रीच कर सकते हैं। स्ट्रेचेबल है। अब किसी कंपनी की कीमत ही 40 बिलियन है, 20 बिलियन है, रेवेन्यू आपका बिलियन भी नहीं है, कौन देगा आपको पैसे? ट्रू। तो आई थिंक वो जो है हो रहा है हर जगह, और वो सब अब जो है क्रम्बलिंग इज ऑल कमिंग डाउन, सब कुछ रीसेट पे है इस समय। तो अगर आप पहला राउंड उठाने जा रहे हो तो मतलब पहला राउंड कोशिश करो कि अनाप शबाब पैसे वैल्यूएशन में उठाओ, कुछ फायदा नहीं आपका, मतलब आपको अच्छा बहुत लगेगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा, अच्छे लगने से बिजनेस चलता है। एंड व्हेन डू यू फील कि ये वापस आएगा, और ये वापस आएगा कि भी नहीं आएगा? आई होप इट डजंट कम बैक, यू नो। नो, मतलब जो स्टार्टअप्स जैसे थे कि पैसे बहुत उठ रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी मिल जा रहे थे, फंडिंग विच वी कॉल बूम, जिसको बूम फंडिंग, हाँ। ये तो अभी आई थिंक मेरे ख्याल से अगले साल शुरू हो जाना चाहिए। फिर फंडिंग आने लग जाएगी मार्केट में। फंडिंग मार्केट, पैसा तो बहुत है, पैसा बहुत है मार्केट में, बहुत पैसा। अभी क्यों रुका हुआ है? आई थिंक अभी क्या ना रीसेट हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे ये जो चल रहा है यहाँ पे, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स ने बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, सारी कंपनियां डी वैल्यू होने वाली है, ठीक है ना। सबके डाउन राउंड होंगे, रिकैप सबके होंगे, बंद बहुत कंपनियां हो जाएंगी आपकी। जो स्मार्ट फाउंडर्स होंगे ना, वो बोलेंगे भाई टाइम में भी बहुत टाइट है, कठिन है, लेट मी एक्चुअली वर्क ऑन द बिजनेस। डाउन राउंड होता है मैं ले लूँगा, पैसा कम मिलता है, वैल्यू आधे से भी नहीं होती है, ठीक है, आई विल बी स्मार्ट, मरना नहीं है। एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर ना चॉइस अगर उसको दी जाए तो मरने की चॉइस उसको पास नहीं होनी चाहिए कभी भी, जिंदा रहना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। हाँ, वैल्यू बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ है, लेकिन मार्केट से नहीं जाना है, गायब नहीं होना है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड समथिंग दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट इसकी कंपनी मार्केटिंग गलत कर रही है आजकल, उनको बेटर तरीके से मार्केट करना चाहिए, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि क्या कर रहे हैं कब? क्योंकि मार्केटिंग इज, आई थिंक एटलीस्ट इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ पे अटेंशन और कम्युनिटी सब कुछ है, वहाँ पे इट्स अ मेक और ब्रेक। इट्स 100% आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद भी आई थिंक अगर तुम अच्छी मार्केटिंग नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं तुम रह जाते हो। अभी वो याद है कि जो कहते थे कि अगर तुम बनाओगे तो वो लोग आएंगे, मतलब कि इफ यू बिल्ड दे विल कम, कि मैं तो बिजनेस बना रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया बिजनेस बना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना, लोग अपने आप आ जाएंगे। अभी आप देखो बाहर जाके कोई है नहीं। तो ये जो है ना, ये होना पड़ेगा, मतलब कि ये मार्केट है। तो आई थिंक लोग क्या है कि जितना ध्यान आपने बनाने में लगाया ना, थोड़ा सा ध्यान मार्केट में भी लगाओ, मतलब कि एटलीस्ट ना डे 1 से अगर आप बना रहे हो तो लोगों को भी एजुकेट करो कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं, हम ये बना रहे हैं, और लोगों के साथ बनाओ उसको। कि अगर आपको लगता है कि मैं 10 कस्टमर लेकर आता हूँ, 10 यूज़र लेकर आता हूँ, अगर वो आते हैं आपके पास तो आपको फीडबैक देंगे, है ना। तो आई थिंक लोग पहली चीज़ तो क्या है कि हर एक को मार्केटिंग करना पड़ेगा ताकि सबको पता लगे कि आप एग्जिस्ट करते हो, आपको छुपे नहीं एग्जिस्ट करते हो एक्चुअल में। दूसरा आई थिंक क्या होगा कि एज अ स्मॉल बिजनेस अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, आई थिंक एज अ स्मॉल बिजनेस यू हैव टू फिगर आउट हाउ कैन आई मेक 1% वर्क, है ना। स्मॉल बिजनेस में क्या रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो सोचता है कि यार 5 लोगों की टीम चाहिए मार्केटिंग के लिए। वो ज़माना चला गया। अभी क्या AI इज़ हियर, एंड अभी AI आ गया है तो एक आदमी से, एक बंदे से आपका, चाहे जो भी है बंदा बंदी, उससे आपका काम हो जाएगा मार्केटिंग का। क्यों, कैसे, क्या क्या सॉल्व होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग मतलब AI बड़ा AI के थ्रू ना बड़े घिसे पिटे आइडियाज़ आते हैं।
वो इसलिए आता है क्योंकि आपने काम नहीं करा उस पर। अच्छा, ओके भाई जैसा इनपुट वैसा ही आपका आउटपुट आएगा ना। ओके। लेकिन एआई में क्या है कि एआई में एटलीस्ट अभी पहले क्या था कि अगर आप मार्केटिंग करने जा रहे हो तो आपको क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, आपको वीडियो एडिटर भी चाहिए, आपको कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए, आपको कॉपीराइटर भी चाहिए। अब 4-5 लोग आपको चाहिए, 3 तो चाहिए। फिर उसको आप अप्रूव करोगे, रिजेक्ट करोगे, आइडिएशन वो भी चाहिए, थिंकिंग क्रिएटिव भी चाहिए। तो आई थिंक इफ यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन एक्चुअली working on these things, not enough on management and creative thinking, I think it's really hard to succeed. तो अभी क्या है कि AI सब कुछ कर सकता है, डिज़ाइन भी बना देगा आपका, वीडियो भी करेगा, राइटिंग भी करेगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपका कर लेगा। तो एक बंदा सब कुछ करेगा। तो एटलीस्ट बेसिक आपका शुरू हो गया कि आप ग्राफिक्स भी पोस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के बारे में, आप कुछ वीडियोज़ भी पोस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के बारे में, है ना, कुछ ब्लॉग पोस्ट वगैरह आपने लिखा है, और AI को ट्रेन करना शुरू करो अपने बिजनेस के बारे में। तो अभी क्या है कि AI में इफ़ यू क्रिएट लाइक अ ब्रांड बुक, तो AI को बताओ कि मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है, मेरा बिजनेस इस तरह का है, हम लोग इस तरह से बात नहीं करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो AI क्या ट्रेन होता है आपके बिजनेस के लिए, वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड एक्चुअली रिजल्ट्स आपके आएंगे। सो मेनी फ्री टूल्स अवेलेबल, आई मीन सिंप्लीफाइड इज फ्री। You know, you can Okay, what does Simplify do? Like, simplify me, the simplified thing. Simplified actually is, 3 साल पहले हम लोगों ने शुरू करा, मेरे लास्ट कंपनी के बाद, जो 10 साल चलाई। तो सिंप्लीफायर का क्या था कि हमने देखा कि मार्केटिंग जब लोग करते हैं सब लोग, तो उसका ये दिक्कत रहता है, मार्केटिंग आपको डिज़ाइनर चाहिए, वीडियो भी चाहिए, आपको टेक्स्ट भी चाहिए, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट चाहिए। तो टीम जो है बैठी है 4-5 टूल में, मतलब आपने सब जगह टूल ले रखे हैं, डिज़ाइन का टूल अलग हो गया, वीडियो का अलग हो गया है ना, लिखने का अलग हो गया, ये सब हो गया। तो टीम से लगता है कि बस टाइम ही वेस्ट कर रही है। क्या कर रही थी, मतलब इधर से उधर फाइलें भेजना, आइडियाज़ भेजना, अप्रूव रिजेक्ट, और यहाँ पे ये करो वो करो, तो काम नहीं कर रही है, एक कोलैबोरेट नहीं कर रही है काम पे। तो हमको लगा क्या ना हम बनाए एक स्पेस, एक प्लेस बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे ये सब हो सके। ओके। सारी ऐप सबको देंगे, तो यू कैन डिज़ाइन स्टफ, आप वीडियो बना सकते हो, आप कोई भी जरिए कॉपी, एड्स की, ब्लॉग्स की, सेल्स की, ईमेल्स की, जो भी चाहिए उसमें आप लिख सकते हो। सब हो जाए, उसको पूरे कंटेंट को आप सोशल मीडिया कनेक्ट करके सबका सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और वहीं पे आप मैनेज। तो आप कहीं नहीं जा रहे हो, सारे बंदे आपके सिंप्लीफाइड के अंदर ही है, सबके पास एक्सेस आपके पास, जैसे आपको चाहिए उसके पास है, सारा डेटा आपके पास है, सब पोस्ट होने के बाद कि ये कैसे परफॉर्म करा, ये कैसे नहीं करा। तो मार्केटिंग टीम अब क्या है कि वर्क फ्लो अच्छे होने से क्या कि टाइम बचना शुरू हो गया। तो मार्केटिंग टीम के लिए टास्क मैनेजमेंट टूल है ये, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल? It is actually a marketing suite, full marketing suite that has multiple apps. Okay. Yeah, it will do everything for you from design to video to copywriting and social media. Okay, let's come to the part of building business, right? Because आपने 17-18 साल यूएस में बिताए, तो मुझे ये समझना है कि यूएस में बिजनेस बनाना कैसे डिफरेंट है इंडिया में बिजनेस बनाने से। I think देखो यूएस में क्या है कि पहले तो आपको बड़ा बहुत सोचना है ना। एंड फॉर मी स्कूल में, मतलब मैं 17-18 साल में मेरा पहला बिजनेस मैंने शुरू करा, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत बड़ा सोचना है। अगर सोचना है कि मेरे को, जैसे मेरा पहला कंपनी था वेबसाइट डेवलपमेंट का, एंड आई थिंक 18 का मैं हो रहा था, उसमें सोचा कि एक नहीं बनानी वेबसाइट, मतलब वेबसाइट मैंने सबसे बड़ा बनाना है बिजनेस, उसमें सबसे किस से तो ना बड़ा सोचना सिखाते हैं आप। डे 1 सिखाएंगे आपको कि जितना बड़ा सोचो उतना बड़ा सोचो, ठीक है ना। आपको 100 मिलियन यूज़र चाहिए तो सोचो कि बिलियन यूज़र चाहिए। आपने सोचा कि 1 लाख यूज़र चाहिए तो आपको 10 लाख यूज़र चाहिए। डे 1 से कितना बड़ा सोचो, कितना बड़ा आपको बोलेंगे नहीं, एक्सेप्ट मतलब से कि हाँ हमको 10 मिलियन लोगों के ये बनाना है, मतलब बोलेंगे कि हाँ हमें मार्स पे कॉल करना है, तो हमें रॉकेट भेजना है, रॉकेट भेजना है। तो दिस इज हाउ यू डू, राइट। तो मेरा था कि तो ये पहला था, अगर बनाना था लेट्स स्टार्ट थिंकिंग बिग एक्चुअली, है ना। दूसरा आपको क्या है कि वहाँ पे बहुत कंपेरेटिव है मार्केट, बहुत कंपेरेटिव मार्केट है, तो आपको इनोवेशन जो है करना पड़ेगा, मतलब हर हाल में आपको ना, वरना आपको मीडियो प्रोडक्ट नहीं बन सकता। हाँ, ऐसा नहीं, हाँ मीडियोकर आप नहीं, तो आपको बिल्कुल स्टे फोकस ऑन कस्टमर्स एक्चुअली। आई थिंक दूसरा क्या है कि अभी पैसा, वहाँ पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए $10 का, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे $10 सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ सब्सक्रिप्शन मार्केट ही नहीं। हाँ, सब्सक्रिप्शन मार्केट ही नहीं है वो। सब्सक्रिप्शन मतलब आरबीआई ने मना कर दिया, सब्सक्रिप्शन अलाउड है ही नहीं है। हाँ, तो वन टाइम है, मतलब वन टाइम पेमेंट है, साल भर का। हाँ, साल भर का। हाँ, ये पता ही था, ये इसलिए आरबीआई ने कराई है। हाँ, लाइक दिस इज सो रिसेंटली क्या होता है कि जैसे पता नहीं क्या रीज़न इसके बिहाइंड, इसके पीछे, बट जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं वो सारे बिजनेसेस ही डाइड, क्योंकि आरबीआई ने मना करा कि ऑटोमेटिक पेमेंट्स कटेंगे नहीं। ऑटोमेटिक क्रेडिट कार्ड से, जैसे अगर मेरा नेटफ्लिक्स पे अकाउंट है, नेटफ्लिक्स पे भी ऑटोमेटिक पैसे नहीं कटेंगे। होगा ही नहीं। तो
चलेगा ही नहीं। तो मतलब टेक्निकली सब्सक्रिप्शन वाले पैसे इसलिए कमाते थे क्योंकि ऑटोमेटिक पैसे कट जाते थे। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, राइट, मैं भले साल में 2 महीने देखता हूँ, 10 महीने नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं हर साल रिन्यू कर दूंगा कि यार अगले साल 2 महीने कभी तो देखूंगा। और इसीलिए तो नेटफ्लिक्स पैसे बनाता है। दिस इज हाउ द सब्सक्रिप्शन वर्ल्ड वर्क्स, राइट। अब जब मुझे पता है हर महीने मुझसे वो पूछता है पैसे कटने से पहले, तो मैं बोलता हूँ हाँ यार इस महीने तो ट्रैवल कर रहा हूँ, छोड़ दो। तो मैं 6-6 महीने बिना सब्सक्रिप्शन की लगा रहता हूँ क्योंकि मुझे मिलना है पैसा। अगर आपको साल भर का मिल जाएगा आपको। हाँ, बट तो अब साल भर का मुझे इकट्ठा देना है और नहीं दे रहा हूँ मैं साल भर का इकट्ठा, अगर महीने का दे रहा हूँ तो नेटफ्लिक्स के लिए बेकार है क्योंकि मैं 6 महीने के लिए एक्टिव ही नहीं हूँ, मैं चले गया, पैसे नहीं दे रहा। इसमें मेकिंग मनी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो पैसा आपको बाइंग पावर अच्छी है ना। बाइंग पावर आपकी, अगर आप इंडिया में अगर बैठे हो, आई थिंक यूएस में जो डिफरेंस यहाँ पे बाइंग पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉफ़ी कॉस्ट यू इन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क $7-8 की कॉफ़ी आपको मिलता है। मत पियो एक दिन कॉफ़ी, वो सब्सक्रिप्शन हो गया आपका। दूसरा आई थिंक क्या है कि जो डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है कि अगर आप यूएस में स्टार्टअप कर रहे हो, देयर इज एक्चुअली एन इकोसिस्टम। तो उसमें क्या है कि इकोसिस्टम क्या है कि आपने अगर आइडिया कुछ अभी बनाया तो आपको उसी एरिया के अंदर ना आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा, आपको उसी में एडवाइज़र मिल जाएगा, आपको सारे एम्प्लॉयज़ भी वहीं पे मिल जाएंगे, आपको कस्टमर मिल जाएगा। वेरी सिंपल बेसिक एक्चुअली ये आपका इकोसिस्टम है। वो हर जगह वहाँ पे है, मोस्ट लाइकली मोस्ट जगह एटलीस्ट वहाँ पे है। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे है। आप बेंगलोर चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, या फिर चेन्नई चले जाओ, या फिर और जगह, और वो भी लिमिटेड है, बड़ा नहीं है। वहाँ पे ये बहुत जगह है और आई थिंक डेवलप्ड इकोसिस्टम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वहीं पे है, सब यूएस। तो हर कोई थ्राइव कर रहा है। सोचो कि हर ब्लॉक में लोग थ्राइव कर रहे हैं, हर ब्लॉक में स्टार्टअप चल रहा है, इस तरह से ऐसा हो रहा है। मल्टीपल स्टार्टअप चल रहे हैं, मल्टीपल फंड्स उठे पड़े, मल्टीपल एम्प्लॉयज आएगा। तो वो जो रोबस्ट जो इकोसिस्टम है ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी वहाँ पे आपको क्या लगता है कि यूएस में अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो इंडिया से लोग जाके वहाँ पे अगर स्टार्टअप बना पाए? बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन द वर्ल्ड जो इंडिया के पास है अभी, कि इंडिया के पास टैलेंट पूल बहुत बड़ा है, हाँ, यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, हसलर्स बहुत ज़्यादा है, मेंटालिटी हासिल करने की बहुत ज़्यादा तो एम्बिशन है, ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा है, प्लस इंडिया के रिसोर्सेज चीप है। भले वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो कि टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हो, सब चीप है कंपैरेटिवली टू यूएस और तो इंडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ पे बहुत लोग सोच सकते हैं यूएस के मार्केट में कुछ बनाने के लिए, यहीं पे रह के यहीं से बना के यूएस में कंपनी बेच सकते हैं और यूएस में मार्केट बना सकते हैं, राइट? हाँ। तो what do you think is an opportunity? I think SaaS actually, and that's why SaaS works, right? जो भी SaaS अगर आपका बिजनेस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अगर SaaS अगर आप चला रहे हो इंडिया से, अगर आप यूएस में बेच रहे हो, बल्कि कहीं भी इंडिया से यूएस में, तो चलेगा। आप कुछ भी उठा लो, CRM ले लो, हायरिंग सॉफ्टवेयर ले लो, सेल्स एनेबलमेंट ले लो, कस्टमर सपोर्ट, डिज़ाइन, मार्केटिंग, जो भी SaaS अगर आपका है, आई थिंक इट जस्ट रन्स लाइक क्रेजी, क्योंकि उनका भी तो फ़ायदा है ना। जो उनका जो कॉस्ट अगर है सॉफ्टवेयर को खरीदना, वो भी तो नीचे जा रहा है ना, तो उनका भी तो फ़ायदा है। तो आई थिंक एवरीवन विंस एक्चुअली। और यहाँ आपका सिस्टम बन रहा है सॉफ्टवेयर गॉट कंपैरेटिवली। अब बिजनेस के अलावा इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है? लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड आई वांट टू गो थ्रू डीप इन दिस, कि एज एन इंडिविजुअल किसी को अब नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत पैसे बनाने हैं, स्पेसिफिकली AI जब आ रहा है, बहुत सारी जॉब्स खतरे में सब है, राइट? व्हाट डू यू फील कि हाई इनकम लेवल की स्किल क्या होगी? व्हाट इज़ दैट वन स्किल दैट पीपल कैन लर्न? ऐसी कोई स्किल जो लोग सीखें जिनसे मतलब वो उनसे तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। देखो, आई थिंक फर्स्ट पहले तो लॉन्ग गेम खेलना सीखो, है ना। ये तुमने जो कहा 10 साल का, एटलीस्ट आई थिंक यू रियली नेल्ड इट एक्चुअली ना। जो भी अब करो, आई थिंक सोचो कि मैं क्या 10 साल कर सकता हूँ, क्या ये जो गेम जो हम लोग खेलेंगे क्या 10 साल का गेम है? आई थिंक प्ले द लॉन्ग गेम ऑलवेज एक्चुअली। वरना सक्सेस नहीं आती है, छोटे गेमों में सक्सेस नहीं आती है ना, छोटे मोटा ही सक्सेस आती है। आई थिंक मार्केटिंग इज़ वन अपॉर्चुनिटी जो आई थिंक इज़ अ वेरी लॉन्ग गेम। तो मार्केटिंग में क्या, मतलब मार्केटिंग में क्या स्किल होती है? व्हाट डू यू थिंक इज मार्केटिंग? आई थिंक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। हाँ, डिपार्टमेंट है मार्केटिंग में। एटलीस्ट ऐसे राइटिंग से शुरू करो। राइटिंग, कॉपी राइटिंग इज़ अ वेरी अंडररेटेड स्किल एक्चुअली। ओके भाई, अगर आप मार्केटिंग के अंदर, अगर आप मार्केटिंग सेल्स भी अगर आप ले लोगे, या तो कोई ऐड आप चलाओगे, ठीक है ना, या फिर SEO वगैरह आप कुछ करोगे, ठीक है ना, या आप सेल्स ईमेल्स कॉपी कर आप लिखोगे, ठीक है ना, ब्लॉग्स वगैरह, कैंपेन, जो भी आप कर रहे हो उसमें राइटिंग इन्वॉल्व है। एंड राइटिंग इज वर्क कनेक्ट अस, है ना। आपने कुछ देखा, अरे हाँ ये तो रेजोनेट करता है, ये बड़ा पंची हो गया है, बड़ा क्लिकी है ना, ये तो हुक बहुत अच्छा है इसका, आई गॉट हुक्ड एक्चुअली। वो सब कुछ राइटिंग है ना।
जो स्क्रिप्ट आपकी चल रही है वो भी तो राइटिंग है. आई थिंक कॉपी राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल्स एक्चुअली, जिससे आप कनेक्शन, ईमेल, इंट्रोडक्शन सब बना सकते हैं ना. तो आई थिंक दैट इज वन स्किल I'd say. And how do people learn writing? Best way to learn writing. I mean, I'd say writing comes from, I think, reading actually. You know, I do think that अगर आप पढ़ रहे हो तो है, लेकिन I think ऐसे अभी सब कुछ करके I think use AI. I tell you how I used to learn writing, Yeah. and I think by skill or by whatever profession or Yeah. whatever you want to call it, I think I'm a writer. Right? Yeah. I'm a writer and a teacher. This is what I do at the core of it. Even in my startup, I'm more of a coach where I'm Yeah. trying to coach my teams and writing stuff. Like this is what I do. Nice. Right? Most That's of the amazing, time. actually. Right? Yeah, That's what yeah. that's my core of it. And how I learned it, it's very funny. I used to listen to a lot of rap music. Oh, that's amazing actually. And then Yeah. मैं क्या करता था कि रैप म्यूजिक सुना, कोई किसी रैप से मैं अगर बहुत कनेक्ट हो गया तो उस रैप के लिरिक्स निकालता था, एंड फिर उसके बाद उस रैप के लिरिक्स में एक पैराग्राफ में डालता था मेरा. Oh wow. So it's like if there's a rap, let's say about dreams, Yeah. right? So, और ड्रीम में 3 पैराग्राफ है, मैं एक चौथा पैराग्राफ डालता था कि मेरी लाइफ में अगर ड्रीम्स अगर मैं लिखता तो उसको कैसे लिखता. लिखूंगा? एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट. oh wow. तो मैं एक तो सिंगर के फ्लो में आता था तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल जाती थी. तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक तुम सेम चीज कर रहे हो, हाँ. जस्ट अपने एग्जाम्पल अभी देके. जरूर करेगा. And that overall in time helped me a lot. I mean journaling. I mean, do you do journaling actually? No, not yet. But in my in my room, left, right, center, there are 3 walls. All of them are writable. So I keep scribbling a lot of. Same here actually. I love to write. Yeah, same. नोट मतलब नोटबुक में कुछ भी कहीं iPad में मैं ऐसे करता बस लिखते रहो, क्योंकि लिख गया वही प्रैक्टिस है ना. लेकिन जर्नलिंग इज अ गुड वे एक्चुअली. अगर आपको राइटिंग अच्छा सीखना है तो जर्नलिंग इज अ गुड वे. एंड फॉर अ सेकंड इफ यू फॉरगेट अबाउट एआई देन एटलीस्ट पुट योर थॉट्स डाउन. जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, मतलब अभी क्या है कि अभी आइडियाज़ आते हैं. अभी मैंने आज से शुरू करा कि यार जो भी दिमाग में आ रहा है ना मैं उसको लिखूंगा. नोटपैड खोला अपना आईफोन में, वहाँ पे मैं टाइप करना शुरू कर दिया. जो भी दिमाग में आ रहा है, जैसा भी है, जो भी थॉट है, कुछ लगता है कि लिखने वाली है तो लिख देते उसके. बाद में देखेंगे क्या करना है, पढ़ना है, क्या करना है उसका, वो देखा जाएगा. Let's write it at least. No, another way I used to do the same thing because we are talking about scribbling. Yeah. तो मैं किसी की स्पीच सुन रहा हूँ या कोई पॉडकास्ट देख रहा हूँ तो मैं उसके ना नोट्स बनाता था. पर मैं उसका नोट्स जो भी एक पैराग्राफ या लाइन है, मान लो 10 मिनट्स का देखा, फिर 10 मिनट्स के बाद पॉज करता था, फिर मैं मेरे वर्जन में लिखता था. आई वुडंट राइट जो एग्जैक्टली आपने कोट किया है. अगर मैंने आपका पॉडकास्ट देखा तो मैं वो सेम कोट नहीं करूँगा, मैं मेरे वर्जन में उसको लिखूंगा, मैं अपनी ड्राइंग्स बना दूंगा, अलग अलग चीज़ें करूँगा, एंड देन इट हेल्प्स मी अ लॉट. सो आई थिंक दैट्स अ बेस्ट वे टू स्टार्ट राइटिंग, कि तुम समराइज करने लग जाओ जो तुम देखते हो, सुन रहे हो या पढ़ रहे हो. तो फर्स्ट यू स्टार्ट समराइजिंग एंड देन ऑटोमेटिकली तुम अपने थॉट्स लेके उसको जर्नलिंग में कर दो, क्योंकि बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती है जर्नल करने में. हाँ, ये तुम सही. हाँ, मतलब जैसे भी करवाते हैं, लेकिन लिखना आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप. एनी लास्ट थॉट्स और लेट्स से एन एडवाइस फॉर पीपल who are okay, let's put it this way, formalize and framework देते हैं. Okay, one, and this is purely from the point of view कि कैसे किसी इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़े या पैसे कमाने की स्किल बढ़े. राइट, मैं 3 लोग बताता हूँ, 3 फॉर्म. 1 जो एक फ्रीलांसर है, एक जो पर्सन हु इज एन एम्प्लॉई इन अ जॉब, एंड 3rd जो एंटरप्रेन्योर है. तीनों के लिए एक मुझे एडवाइस दो, जिस एडवाइस से या जिस स्किल से या जिस टूल से उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी. क्या करना चाहिए तीनों को तो पैसे ज़्यादा कमाने के लिए. फ्रीलांसर में आजकल क्या देख रहा हूँ कि एक्चुअली मैं आई थिंक जब मैं कभी अभी मुझे यकीन होना शुरू हुआ कि जब मैं 17-18 साल का था तो मैं कॉलेज में अपना पहला बिजनेस शुरू करा. मतलब फ्रीलांस कुछ भी उसको मानो, मैंने पहला अवसर तो अपने आप ही उठाया मैंने प्रोजेक्ट, तो मतलब मैं फ्रीलांसर ही आप मुझको मानो, है ना. आई थिंक एज अ फ्रीलांसर अगर आप फ्रीलांस हो, कॉलेज में अगर स्पेशली हो ना, तो पैसा बनाना आज ही शुरू करो. और आई थिंक सिंपलेस्ट वेज टू मेक मनी एज अ फ्रीलांसर और कॉलेज में आपके सिंपल स्किल्स हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, बहुत आजकल चल रहा है, ठीक है ना. मैं कहता हूँ सबटाइटल ही लगाना शुरू कर दो, वीडियो एडिट मत करो, आप सिर्फ सबटाइटल ढूंढ के लगाओगे. या फिर आप ब्रांड फाउंडर्स को से रीच आउट कर लो या बिजनेस ओनर्स को उठा लो, ठीक है ना, उनका आप ब्रांड मैनेज अपना गोस्ट राइटिंग शुरू कर दो. 3 बेसिक चीज़ें, और तीनों की तीनों आप AI से कर सकते हो, है ना. आप जिसकी जॉब है, जॉब में आई थिंक सेम एग्जैक्ट थिंग्स लाइक जॉब में अगर आप सोचो कि आप सेल्स में हो, यू कैन एक्वायर अ न्यू स्किल एक्चुअली. अगर लगता है कि मैं इंजीनियर हूँ और मुझको प्रोडक्ट में जाना है, तो
you start trying to acquire that skill basically. लेकिन I think the best example for a job would be कि मुझे पैसा ज़्यादा बनाना है, ठीक है ना, और मैं प्रोडक्ट के अंदर हूँ, तो आप सेल्स में मूव कर सकते हो एज एन इंजीनियर, एज अ प्रोडक्ट एक्चुअली. उसमें यू कैन एक्चुअली लर्न हाउ टू राइट बेटर कॉपी फॉर सेल्स सीक्वेंसिंग एक्चुअली. भाई मैंने बोला कि मुझको राज को 3 ईमेल भेजने हैं, पहला ईमेल ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा होगा, ताकि मेरे को जो राज का अटेंशन मिल जाए, और फिर मैं उसको जो भी बेचना है मैं कॉल पे करके उसको बेचूंगा. तो आई थिंक एज एन एम्प्लॉई मोस्ट लाइकली यू डू दैट, और एज एन एम्प्लॉई फाइंड टूल्स टू बी मोर प्रोडक्टिव, एंड आई थिंक दैट इज राइटिंग स्पेशली. मोस्ट लाइकली अगर आपकी नौकरी है तो आप पक्का ईमेल लिखते हो, कई सारे ईमेल लिखते हो, कई सारे ईमेल आपके आते हैं जिनके जवाब नहीं दिए हैं, जिनके जवाब देने हैं आपको. तो डेफिनेटली स्टार्ट यूजिंग AI डे 1. मैं बता रहा हूँ, मतलब वो टाइम जो आपका जा रहा है ना उसको बचाओ, ताकि यू कैन एक्चुअली यूज द टाइम टू बी मोर क्रिएटिव, है ना. और स्ट्रैटेजी एक्चुअली, मैं सोचो कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, वो टाइम ही नहीं है. आप इतने बिजी हो जॉब के अंदर कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा सोचने का कि यार आगे मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, ये साइड अगर बिजनेस भी शुरू करना तो कैसे करोगे, टाइम ही नहीं है ना आपके पास. तो डेफिनेटली यूज AI फॉर एटलीस्ट आई एम सेइंग राइटिंग स्पेशली. ओके, सो कोई एक्सटेंशन लग जाता है अपने ईमेल पे कि मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है? बायस प्लग, लेकिन सिंप्लीफायर हैज क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है ना. तो क्रोम एक्सटेंशन लग जाएगा आपका, वहाँ से हो जाएगा, वरना आपको ऐप डाउनलोड करना ऐप हो जाएगा, आपको वेबसाइट यूज़ करना हो जाएगा. ओके. आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर एक्चुअली हाउ यू यूज इट इज़ आपको करना है कि अपना आई थिंक ब्रांड बनाना शुरू करो. अभी क्या सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि एज एन एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि मैंने कंपनी शुरू करी, सब मेहनत मैंने सब कुछ करा, लेकिन मुझको कोई जानता नहीं है, मेरे कंपनी के लोग सब जानते हैं. अब वो कंपनी नहीं चली, आप कौन हो, आपको कोई जानता ही नहीं है. आप फिर से एक कंपनी बनाओगे, फिर उसका ब्रांड बनाओगे. तो आई थिंक अपना ब्रांड बनाना आज से ही शुरू करो. बट काफ़ी लोग डरते हैं इसलिए ब्रांड नहीं बनाते हैं. आई स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इट्स बेटर टू बिल्ड ब्रांड फर्स्ट देन प्रोडक्ट, राइट. सेम, पहले ब्रांड बनाओ फिर प्रोडक्ट बनाओ, इज व्हाट आई बिलीव इन. क्यों, एंड आई एम बायस, क्योंकि प्रॉब्ली मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो इसकी वजह से मुझे ये अच्छा लगा, और क्योंकि मैंने मेरे लास्ट बिजनेस में देखा भी है, आपकी ब्रांड होती है, लोग आपसे ज़्यादा इजीली खरीद लेते हैं, ज़्यादा इजीली ट्रस्ट करते हैं, और बेटर होता है आपकी लाइफ में, राइट. पर मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ जिनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स हैं, $1 बिलियन उनकी वैल्यूएशन वगैरह, लेकिन कोई नहीं जानता, राइट. और मैं उनसे पूछता हूँ और वो लोग बोलते हैं कि यार हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वी आर स्कैर्ड ऑफ फेलियर्स. हम पब्लिकली हर चीज़ लिखने लग जाएं और अगला राउंड नहीं हुआ तो, फेल हो गए तो, हमारी थीसिस प्ले आउट नहीं करी तो, डे 1 से उनको रोज़ ये लगता है. तो इसकी वजह से लोग डरते हैं कि यार मैं इतना पब्लिक बोलूँगा, सब करूँगा, फिर बोलेंगे बहुत उड़ रहा था, देख कुछ खुद को तो नहीं आता. लेकिन वही आई बिलीव इन द सेम वे. बट मुझको लगता है कि ब्रांड जो है आपका ब्रांड आई थिंक कभी कभी कंपनी से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. क्योंकि क्या है ना, अगर आपके लोग कंपनी से कनेक्ट कैसे करेंगे, मतलब अगर मैं कनेक्ट आपकी कंपनी से करूँ तो आई थिंक मैं आपसे कनेक्ट करूँगा. नो 100%. लेकिन जो फेल हो गई तो नहीं वो और अच्छा है. आई थिंक फेलियर एक्चुअली इज़ अ ब्लेसिंग इन सो मेनी वेज एक्चुअली, क्योंकि फेलियर से आप ह्यूमन लगते हो. अगर आपकी स्टोरी में कुछ गड़बड़ है ही नहीं तो स्टोरी पढ़ने लायक कहाँ से होगी. अगर उतार चढ़ाव आपकी स्टोरी में है तो वो स्टोरी, आपने बुक लिखी और सब कुछ अच्छा ही था, आप पैदा हो गए तो सब कुछ अच्छा था, स्कूल बहुत बढ़िया रहा, टॉपर थे आप, आपका बिजनेस जो था सारे बिजनेस सक्सेसफुल आपके हो गए, पैसा आपने बहुत बनाया, कभी स्ट्रगल ही नहीं करा, आप किस लिए पढ़ोगे. मुझे जानना ही नहीं है इस इंसान के बारे में. तो आई थिंक आज वो स्टोरी बेचनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए. तो आई थिंक इसलिए आपको अगर फेलियर होता है, कीचड़ भी लगती है, ऊपर नीचे होता है, उतार चढ़ाव, एंग्जाइटी, ये सब कुछ जो दुख सुख जो भी है ना, आई थिंक सब कुछ होना चाहिए. क्योंकि वो जो पावर है ना उसका, जब वो जो स्टोरी शेयर होगा पब्लिकली, जब शेयर होगा, दुख तो होगा, लेकिन लोग जो उससे कनेक्ट करेंगे ना, जो सही लोग जो कनेक्ट करेंगे, उससे आपको और पावर मिलेगा. इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इनसाइट्स. थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस insiders of how you made your journey possible in US and now what you're trying to do around the world. I hope designing का market और बड़ा बढ़ते जाए. Thank you, it's been fun. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मुझे ये बताओ कि इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, क्योंकि आप मुझे अगर फीडबैक दोगे तभी मैं और मेरी पूरी टीम मेहनत करके उस फीडबैक को सीरियसली लेके इस पॉडकास्ट को और बेहतर बनाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू ला सके. आपको पता है इस एपिसोड को किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है, बिकॉज वन कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स कंप्लीट लाइफ. अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट एंड don't forget to subscribe the channel.